गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12th विषय हिंदी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रकरण है विद्यार्थियों, ये प्रकरण है हमारा अलंकार। अलंकार तो देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड क्लास में इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है हर वर्ष। तो ये अलंकार क्या चीज होती है, इसके बारे में जानेंगे विद्यार्थियों। जब तक कुछ भी आप देख लो, चाहे हमारे विद्या से अध्ययन संबंधित देख लीजिए, मनुष्य या जीव जगत में कोई भी वस्तु प्राणी हो, जब तक उसमें सार सौंदर्यता हम उसको सज्जित नहीं करेंगे, तब तक उसकी सुंदरता अर्थात उसकी महिमा, गुणवत्ता, शोभा नहीं बढ़ती है। तो मैं पहले विद्यार्थी समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है या कोई भी हम घर परिवार, बाहर, विद्यालय या स्वयं के लिए कुछ न कुछ नया उसको सुंदर या उसको महत्व, यानी हमें अच्छा लगे, उसकी गुणवत्ता बढ़े, महत्व बढ़े, वो हमें सबको अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो उसका महत्व बढ़ाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, सजाते हैं। तो सजाना, और सजाते किससे, जिनसे सजाते हैं वो गुणधर्म होते हैं, कोई ना वस्तु होते हैं। तो उससे क्या होती है, सजाने पर सौंदर्यता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे हिंदी शब्दकोश में भी ये अलंकार होते हैं। ये अलंकार क्या करते हैं, ये हमारा जो शब्दकोश अर्थात जो काव्य होता है, जो काव्य होता है उस काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, शोभा। अब वो शोभा बढ़ाने वाले जो कारक ही कह दे, या यूं कहे कि गुणधर्म, शब्दकोश के अनुसार हम कह दे गुणधर्म, गुणधर्म या तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है जो इसके अंतर्गत आता है, वो तत्व उनको क्या कहते हैं, अलंकार। क्या कहते हैं, अलंकार। तो विद्यार्थियों, हमारा जो काव्य होता है इसकी शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म या जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। हमारे कई संस्कृत और हिंदी के विद्वानों ने कहा है कि काव्य शोभा करान इति अनेन अलंकार है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो अनेक प्रकार के तत्व या गुणधर्म होते हैं, वो गुणधर्म अलंकार इति कथ्यते, इसको या वो अलंकार कहे जाते हैं। जिस प्रकार में एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा मैं सिर्फ समझाने के लिए। हम स्वयं होते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं या एक विवाह जब संपन्न होता है तो उसमें जो भी व्यक्ति या जो भी होते हैं हम उसको सज्जित करते हैं, एक स्थान को सज्जित करते हैं, एक व्यक्ति को सज्जित करते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो उसकी क्या बढ़े, शोभा बढ़े। क्या बढ़े, उसकी शोभा।
हाँ, हम घर परिवार को सजाते हैं, व्यक्ति स्वयं को सज्जित करता है, क्यों? कि उसकी शोभा बढ़े, सुंदर दिखे, अच्छी, उसका महत्व बढ़ जाए। तो जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार है। तो विद्यार्थियों, अब जो है हम इसके आगे विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, अब हम जो है इसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए, अलंकार, इसको क्या कहेंगे? अलंकार यानी होता है, एक तो गहना कहते हैं इसको, गहना, या इसको हम कहेंगे आभूषण। क्या कहेंगे? गहना या आभूषण। किसे कहेंगे? अलंकार को। जैसे कोई गहना होता है, हम लोग जो है संसार में मनुष्य जीव जगत सुंदरता दिखने में वो गहने, धातुओं से बने हुए जो गहने होते हैं या आभूषण हैं, तो उन सब से क्या वो धारण करता है, वो तत्व गुणधर्म है। तो उनको धारण करने से क्या करता है? उसकी क्या बढ़ जाती है? शोभा बढ़ जाती है, वो सुंदर दिखने लगता है। तो वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार यह आप लिख सकते हैं। अब हम परिभाषा के अंदर चलेंगे। परिभाषा, तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, परिभाषा के अंतर्गत काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म होते हैं या जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम जो है इसके आगे बढ़ेंगे। अब है अलंकार, या यूं इसी से मान लो आप, तो हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। आप यहाँ पे नोट टू बी पॉइंट लिख के रख सकते हैं। अलंकार के भेद, तो यहाँ लिखिए पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए विद्यार्थियों, हम अलंकार को 3 भागों में बांटते हैं। और 3 भागों में देखिए, पहला कौन सा है? शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। देखिए विद्यार्थियों, शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार यानी शब्द धन अलंकार। तो जहां अभी इसके बारे में शब्दालंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा के अंदर लिखेंगे हम। जहां काव्य में शब्दों, किसको? शब्दों, शब्दों के कारण या आधार भी हम कह सकते हैं, पर जहां काव्य में शब्दों के आधार पर या कारण शोभा बढ़े,
तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखिए बच्चों, शब्दालंकार यानी कि हमारा जो काव्य होगा उसमें ये शब्द होते हैं, है ना। इन शब्दों के कारण क्या बढ़ेगी, शोभा बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, शब्दों के कारण क्या बढ़ेगी, शोभा बढ़ेगी। अब हम चलते हैं अर्थालंकार। इसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है। अर्थालंकार जहां पर आप लिख सकते हैं, जो वही परिभाषा है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, जहां पर काव्य में शब्दों के अर्थ के कारण शोभा बढ़े। शोभा बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार कहते हैं। हो गई बात भाई। यहाँ पर क्या है, शब्दालंकार में शब्द के कारण जो है काव्य की शोभा बढ़ती है, और अर्थालंकार में अर्थ के कारण जो है काव्य की शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया। अब बात आती है उभयालंकार। तो विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप यहाँ पर सीधा सीधा समझने में कोई वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सरल भाषा में है। काव्य में शब्दों के आधार पर तो यदि उसकी महिमा शोभा बढ़ती है तो शब्द अलंकार हो जाएगा। अर्थ के आधार पर उसकी अर्थ के कारण उसकी शोभा बढ़ती है, महिमा बढ़ती है, तो अर्थालंकार हो जाएगा। और यदि उभयालंकार कहते हैं, शब्द व अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े तो वह उभयालंकार कहलाता है, या कहते हैं। इस प्रकार हमारे अलंकार के 3 भेद माने गए हैं मुख्य रूप से हमारे शब्दकोशानुसार, जिसमें है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब विद्यार्थियों, हम चलते हैं आगे। जो हमारा पहला था शब्दालंकार। शब्दालंकार में देखिए, इसके भी कुछ भेद माने गए हैं। वो भेद देखिए, पहला है, शब्दालंकार के अनेक भेद माने गए, जिनमें से हैं पहला अनुप्रास, दूसरा है यमक, और तीसरा है श्लेष। देखिए विद्यार्थी, मुख्य रूप से हमें यही हमारे सिलेबस में अधिकतर ये आते हैं, लेकिन इसमें एक और माना गया है वक्रोक्ति अलंकार। मोस्टली में 3 ही जगह इसमें जो है हमारे सामने होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार बहुत ही कम, यानी सीनियर लेवल से अबव हैं। ये कहें कि हमारे आगे की जो अध्ययन है उसमें अधिकतर इसका जो है अध्ययन किया जाता है। हमारे लेवल अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, इसमें ये अधिकतर यही है। अब देखिए विद्यार्थियों, इनमें से हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो आगे देखो, अलंकार के भेद 3 माने गए हैं।
शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के भेद भी जो है मुख्य रूप से 3 है, वैसे 4 है। तो 4 अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, चारों में से फिर अनुप्रास अलंकार के भेद माने गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला इसमें 6 का अनुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है अंत्यानुप्रास, और चौथा है लाटानुप्रास। पांचवा है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या। ये मुख्य रूप से 5 इसके माने गए हैं। अब देखिए इनमें से हम एक एक का फिर अध्ययन करेंगे। 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास से किसे कहते हैं, तो इसकी पहचान है देखो 6 का मतलब 2 बार, कितनी बार, 2 बार। अच्छा, बात कहाँ चलेगी हमेशा अनुप्रास में, हमेशा वर्ण, वर्ण की 2 बार आवृत्ति। तो अब इसकी पहचान के अंदर ये तो 6 का अनुप्रास नहीं, 2 बार आवृत्ति किसकी, वर्ण की, ये बात याद रखना। अब हम जो है इस परिभाषा बना सकते हैं, जहां पर एक वर्ण की सिर्फ 2 ही बार आवृत्ति हो। देखिए विद्यार्थियों, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा, या मेरा एक सिद्धांत रहा है कि किताबी लैंग्वेज रटना या उसको नहीं रट करके हम अपनी लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज में पढ़े, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में स्थायीकरण हो। तो किताबी लैंग्वेज ना करके हम अपने जो है हमारे स्तर, खुद स्वयं के स्तर पे जो है लैंग्वेज बनाएं और उससे पढ़े, तो ये फ्यूचर के लिए हमारे स्थायी में भविष्य रहेगी और इससे अनुभव बढ़ता है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की सिर्फ 2 ही बार आवृत्ति हो, अर्थात वर्ण एक होगा, वर्ण एक होगा, ये 2 बार आएगा। कितनी बार आए, 2 ही बार आएगा। कैसे, ये तो पहचान होगी इसकी पहचान। अब उदाहरण हम इसके अंदर देखते हैं, और बहुत अच्छी उदाहरण है, 2-3 देख लेते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी। तो विद्यार्थियों 6 का अनुप्रास का मतलब है, पहली चीज तो आपको रट लेनी है, दिमाग में सेव कर लेनी है। वो बात क्या है कि जहां पर अनुप्रास, इसके भेद आपको ध्यान में रखने से पहले मैं ये कहूँगा, अनुप्रास का नाम आते ही आप एक चीज सेव कर लेना कि वर्णों की आवृत्ति होगी। अब इसमें वर्ण है, कोई वर्ण 2 बार आ रहा है, कोई 4 बार आ रहा है, कोई किसी वर्ण की पता ही नहीं है, वो इसके भेदों में बांटे गए हैं। ये बात आप दिमाग में सेव कर लेना कि वर्ण, अनुप्रास मतलब कोई वर्ण, वो कितनी बार आ रहा है, कि बार बार आ रहा है, कि घूम फिर के मतलब कितने वर्णों के बाद आ रहा है। तो वो जो अलग अलग उसकी कंडीशन है, वो कंडीशन ही ये भेद है और कुछ ही नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरा।
तो जहां पर सिर्फ सिर्फ एक वर्ण 2 बार आए, बस ये क्या है, 6 का अनुप्रास है। अब देखिए कैसे कि हमने जो है ये परिभाषा या पहचान जो हमने लिख ली कि एक वर्ण। अब देखिए विद्यार्थियों, वर्णों का क्रमानुसार होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक वर्ण यहाँ रहा है और एक वर्ण यहाँ रहा है। तो अब देखिए हम पहचान करते हैं। तो पहला है अ, दूसरा है आ, यानी ये लघु है, दीर्घ है, वो कोई ज़्यादा प्रभावित करने वाली बातें नहीं है। एक बार आया, 2 बार आया। आगे देखिए, मैं एक बार आया और मैं 2 बार आया। तो एक वर्ण 2 बार आ गया, यहाँ पर फिर एक वर्ण 2 बार आ गया। हम ये नहीं करेंगे इसमें कि 2 बार ये आ गया, 2 बार ये प्लस बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, ये रॉन्ग है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक वर्ण 2 बार आ गया, 6 का अनुप्रास है। एक वर्ण फिर 2 बार आ गया, 6 का अनुप्रास है। आगे भी कोई वर्ण दूसरा वर्ण नहीं आएगा, ये वर्ण नहीं आएगा, क्योंकि यही वर्ण आएगा तो फिर इसका भेद दूसरा हो जाएगा। एक वर्ण सिर्फ 2 ही बार आए, ये कंडीशन है, सिर्फ 2 ही बार, तभी मैंने ये लिखा था, सिर्फ 2 ही बार आए, इसीलिए वहां पर क्या होगा, 6 का अनुप्रास। तो यहाँ पर ये कंडीशन चरितार्थ हो रही है, सिद्ध हो रही है। देखिए आगे एक उदाहरण और देख लेते हैं। बस आपको याद रखना है कि 6 का अनुप्रास का नाम आती वर्ण, एक वर्ण सिर्फ 2 ही बार आएगा। आगे देखिए अगला उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, ये एक दूसरा हमारा जो उदाहरण है वो है, देखो क एक बार आया, क फिर आ गया, 2 बार आ गया, भय फिर एक बार आ गया और भय फिर 2 बार आ गया। तो एक वर्ण क्या आवृत्ति 2 बार आ गई, फिर एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार आ गई। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस में आती है, 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास अलंकार। अब एक उदाहरण और देखते हैं, तुम तंग हिमालय भंग। तुम तंग हिमालय भंग। देखो तय एक बार आया, तय 2 बार आया, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि फिर आगे भी आए, नहीं यहां पर है, तो ये सिद्ध होता है कि ये 6 का अनुप्रास अलंकार है यहां पर। आगे और पढ़ते हैं हम। अब हमारा जो है दूसरा है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास, देखो इसका संधिचित कर देते हैं, वृत्त धन अनुप्रास, इसका संधिचित करके अध्ययन करते हैं हम, हैं केमिस्ट्री निकाल लेते हैं, इसकी ऑपरेशन कर लिया इसका सब। वृत्त आप गणित में पढ़ते हो, वृत्त, हाँ वही अनुप्रास। क्या अनुप्रास का नाम आते क्या समझोगे आप, वर्ण। वर्ण की क्या होगी, आवृत्ति होगी। क्या होगी, आवृत्ति। अर्थात ये क्या कहना चाहता है, वृत्त घूमते जाओ बस गोलाकार है। क्या है, गोलाकार है, कोई वर्ण यहाँ पर है, वो वर्ण चलता जा रहा है, बस वर्ण घूमता ही जा रहा है। अर्थात क्या होगा, एक ही वर्ण की क्या होगी, बार बार आवृत्ति होती रहेगी, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती रहेगी घूम फिर के। इसलिए वृत्त और अनुप्रास वही वर्ण है, तो एक वर्ण बार बार घूमता रहेगा। तो इसकी पहचान हम कर बनाएंगे, पहचान होगी फिर इसकी
कि जब या जहां दो या दो से अधिक आवृत्ति की बात है, ये दो वो वर्ण नहीं है जो हमने पहले पढ़ा। यहां आवृत्ति एक दो एक आवृत्ति, दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति। मैंने ये बात बता दी है, आवृत्ति हो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वृत्यानुप्रास। तो अब देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे उदाहरण। तो देखो उदाहरण क्या है, पीपर, पात। एक बार पीपर पात इस समय डोला। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तरनी, तनुजा, तरनी तनुजा, तट, तमाल, तमाल, तरवर, तरवर बहुछाये। तरनी तनुजा तट, ये तट है। तमाल तरवर बहुछाये। या आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा है। पहचान क्या है हमारी? कोई एक वर्ण एक ही होगा, आवृत्ति मतलब एक दो, ये एक आवृत्ति हो गई। छह का अनुप्रास नहीं है, समझ जाना आवृत्ति किसे कहते हैं। एक वर्ण दो बार गया, ये एक आवृत्ति हो गई। तो ये एक आवृत्ति हो गई, ये दो आवृत्ति हो गई, ये थर्ड आवृत्ति मान लो आप। तो अब आवृत्ति छोड़ के अगर आप ऐसा नहीं समझो तो मैं फिर एक छोटा टिप्स देता हूँ। यदि एक वर्ण दो बार आ गया, एक वर्ण दो बार आ गया, सब एक आवृत्ति होगी। लेकिन वो वही वर्ण फिर तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया, और मान लीजिए आ ही जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? दो ही बार आ रहा है तो वो छह का अनुप्रास में चला जाएगा। दो से अधिक होती, क्योंकि वही व्रत वाली बात है, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ का मतलब यहाँ पर ये है कि एक वर्ण बार बार आ रहा है। ये है मेन बात, एक ही वर्ण बार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर एक वर्ण बार बार आए, हमारी समझ की भाषा में बता रहा हूं, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए जाए वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। क्योंकि वृत्त गोल होता है, और गोल होता है तो वृत्त के अनुकूल वर्ण क्या बार बार वो काव्य में आया जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा वृत्यानुप्रास। तो देखिए तय 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 तय, तो इसका मतलब यह है क्योंकि बार बार ये तय आ ही जा रहा है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्यानुप्रास अलंकार है। तो विद्यार्थियों, एक और हम भव्य भावों में भयानक भावना, भव्य भावों में, यहां पर भाव है, भव्य भाव में भयानक भावना धरना नहीं। अब देखिए, अब इसको एक बार और समझ लीजिए। देखो वही वर्ण
भ 1, भ 2, भ 3, भ 4, 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक हुआ, भ देखो फिर घूम रहा है, फिर आ गया, फिर आ गया, तो घूम घूम के आ रहा है। तो एक ही वर्ण, दूसरा वर्ण नहीं है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्तानुप्रास। चाहिए तो आप उतार सकते हैं। और समझने के लिए हमारे भी है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच चटनी चटाई, जो भी है आप सब जानते हो, पिछले क्लास में बहुत पढ़ा होगा। तो ऐसे जो है वो वृत्तानुप्रास अलंकार हमारे होता है। अब देखिए अंत्यानुप्रास, बात तो वही है, अंत्यानुप्रास, अंत धन अनुप्रास। विद्यार्थियों किताबी लैंग्वेज ना पढ़ के हम हमारी लैंग्वेज में इन शब्दों का अध्ययन करेंगे तो ये स्थायीकरण रहेगा। देखो अंत्य यानी तो क्या होता है? अंतिम, ठीक है। अनुप्रास का मतलब वही कि आप कहाँ ले जाओ? वर्ण पर, अंतिम वर्ण हो। क्या होना चाहिए? अंतिम वर्ण हो। किसका? कोई शब्द का। किसका होना चाहिए? शब्द का। तो अब पहचान बना लो आप स्वयं। जहां अंतिम वर्णों में समानता या तुक मिलते हो, जहां अंतिम वर्णों में तुक मिलते हो या समानता, वर्ण शब्द नहीं है, शब्द के अंतिम। मान लीजिए ये कोई शब्द है, शब्द की समानता नहीं होगी, किसकी होगी? वर्ण की समानता। और वर्ण कौन सा? शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण। ये बात ध्यान देने की, वर्ण होगा लेकिन प्रारंभिक न होकर के अंतिम वर्ण होगा। ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया, बस ये समझ लीजिए। कैसे देखते हैं उदाहरण। कहत नटत, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करते नैन नहीं सब बात है। इसका अंतिम पड़ाव यही है, पहली लाइन में देख लीजिए। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब यहां पर देख लीजिए मेरे विद्यार्थियों, देखो कहत अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तय। इसका भी क्या है? तय। इसका भी क्या है? तय। देखो आ रहा है कौन सा? अंतिम वर्ण। ये अंतिम वर्ण का मतलब ये जो मैंने अभी देखो ये ढांचा बनाया, मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया था, मैंने समझाया था, संधि उच्छेद करके बताया था कि वर्ण तो होगा कौन सा? अंतिम वर्ण। ये आपके सामने पेश है। अब आप कहोगे सर मैं भेद बता देता हूँ, जो भी दिमाग में प्रश्न उठते हैं, सर वृत्तानुप्रास है, आपने कहा था कि बार बार वर्ण आए,
लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक वर्ण है, यहाँ पर अंतिम वर्ण है। इसका भेद यही तो हुआ, यहाँ पर वो प्रारंभिक वर्ण था और यहाँ पर अंतिम वर्ण, तो यही तो है, प्रारंभिक वर्ण था इसलिए वृत्तानुप्रास, और अंतिम वर्ण आ रहा है वो क्या है, अंत्यानुप्रास। दोनों में यही भेद है, वृत्तानुप्रास में और अंत्यानुप्रास में। वृत्तानुप्रास में प्रारंभिक वर्ण होता है और अंत्यानुप्रास में अंतिम वर्ण होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मोस्टली सामान्य जानकारी ये आपके सामने है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदी शब्दकोश में संस्कृत में चले जाइए तो आपने रामायण पढ़ी होगी, या रामायण ना तो हनुमान चालीसा सामान्य चीज़ें है कि वो पढ़ी होगी, तो उसमें देखिए आप कि रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा धामा, अंजनी पुत्र पवन सुते नामा, है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुते नामा, तो नाम मा और मा, ये अंतिम वर्ण क्या है, अंत्यानुप्रास। अंतिम वर्ण में तुकांतता हो तो वहां पर क्या होती है, अंत्यानुप्रास होता है। कौन सा अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास होता है। आगे चलते हैं, अब है हमारा लाटानुप्रास। देखिए विद्यार्थियों, लाटानुप्रास किसे कहते हैं, इसे देखो लाटानुप्रास को शब्दानुप्रास भी कहते हैं। एक बात याद रखना, शब्दानुप्रास, शब्दानुप्रास भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ अपवाद स्वरूप कई चीज़ें आती है। शब्दानुप्रास लाटानुप्रास को भी कहते हैं। क्यों कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। एक शब्द दो या दो से अधिक आए। पहली शर्त तो यह है कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ एक ही हो, यह भी शर्त है। अर्थ एक ही हो, सुनना ध्यान से, एक ही हो लेकिन भिन्न चीजों के लिए, भिन्न चीजें भिन्न उद्देश्य के लिए। ये कंडीशन है भाई। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, शब्द का अर्थ एक ही होगा, ध्यान रखना, इसीलिए तो इसका शब्द अलंकार कहा गया। शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। एक शब्द दो बार आ रहा है, एक दो, ये दो बार आ गया, ये मान लीजिए ये एक शब्द दो बार आ गया, अर्थ है ना वो क्या है, एक ही है, शब्द अर्थ एक ही। लेकिन ये लेकिन शब्द यहां पर जुड़ गया, लेकिन अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग ध्येय उद्देश्य या चीजों के लिए ये होगा। ये फॉर्मेट है साहब, ये लोग गणित की तरह या केमिस्ट्री सर दो भी है, ये फॉर्मेट तैयार होगा। शब्द एक शब्द है, दो बार आ रहा है, अर्थ उसका एक होगा, लेकिन यहाँ पर ये लेकिन मगर परंतु जहाँ देता है पूरा पूरा सत्यानाश कर देता है, सीधी सी बात है। लेकिन उद्देश्य अलग अलग होगा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा इसका। पूत सपूत
तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत देखो कहानी एक ही है। यहाँ ये पुत्र है, देखो पूत, इन ये सब दो बार आ गया ना, दो बार आ गया, ये दोनों बार आ गया। लेकिन पुत्र, अच्छा दो बार आ गया, पुत्र का पूत का मतलब दोनों का अर्थ क्या होता है, पुत्र बेटा। बात आगे समझ में, इस पुत्र का मतलब भी क्या है, बेटा ही है, इस पुत्र का मतलब भी क्या है, बेटा ही है। लेकिन ये कहानी आ गई, लेकिन यहां पर आ गया सपूत यानी सुपुत्र, तो क्यों धन संचय। यदि सपुत्र होगा वो धन का संचय, भाई हमारे सपुत्र होगा तो उसके बाद धन का संचय करेगा, और सही दिशा में जो है धन का खर्च भी करेगा, तो सही दिशा में करेगा। सुपुत्र होगा, यह नहीं कि सुपुत्र है तो धन का जो है सही दिशा में संचय करे, सही खर्च भी करेगा, सही दिशा में करेगा, और जो है एकत्रित करेगा यानी संचय भी करेगा वो धन का। और जो है कुपुत्र होगा, उसके पास बहुत सा पैसा है, तो वो मतलब व्यर्थ के लिए जो है पैसा बहा देगा, वो धन का संचय नहीं कर पाएगा। और क्यों करेगा, हाँ वो नहीं कर पाएगा। तो पुत्री है अर्थ तो पुत्र ही है शब्द का, लेकिन एक पुत्र जो है धन का संचय क्यों करे, और कुपुत्र है क्यों धन संचय। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगी वो एक सही दिशा में है, एक बुरी दिशा में है, एक सही दिशा के लिए है, एक बुरी दिशा में। तो उद्देश्य क्या हुआ, दोनों का अलग अलग हो गया। एक सही दिशा के लिए है और दूसरा उसकी विलोम अर्थात दूसरी दिशा के लिए है, उल्टी दिशा के लिए है। तो दिशा, ये सूत्र जो है मैंने अभी हमने बनाया, तो ये सूत्र सही है, यहाँ पे लागू है। तो मैं कहना ये चाहूँगा फिर से एक बात है कि शब्द जो है दो बार या अधिक बार आएगा, शब्द का अर्थ एक ही होगा, परंतु भिन्न उद्देश्य के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए उसके अर्थ प्रयोग में लिए जाएंगे, अलग अलग उद्देश्यों के अर्थ के लिए होगा। तो वहाँ पर जो है लाठानुप्रास अलंकार होगा। तो विद्यार्थियों फिर हम आगे चलते हैं, अगला हमारा श्रुति अनुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास, श्रुत्या श्रुत्य अनुप्रास, जोड़ जाड़ की दीर्घ संधि, श्रुत्यानुप्रास अलंक हो जाएगा। देखो श्रुति यानी सुनना, अनुप्रास यानी वही वर्ण, वही क्या है, वर्ण। तो विद्यार्थियों आज समय भाव के कारण जो है हम इतना अध्ययन कर पाएंगे, और हम अगली क्लास में इसके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।